हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्या पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और उसमें हम क्या क्या पढ़ लिए थे, हम लाइफ स्पेन पढ़ लिए थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिए थे, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिए थे। तो जो बच्चे नए हैं वो जाके पुराना वीडियो को देख लें। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मैं हूं आपकी माधवी मिस। तो आइए शुरू करिए। तो क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है देख ले, सबको मालूम है। एक मिनट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सिंपल फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, कुछ नहीं है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। और ये क्या लेकर आता है? जेनेटिक वेरिएशन। ये लेकर आता है हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन, जो कि बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है वो आगे आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपका इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में वेरिएशन वाले, कि क्यों ज़रूरी है। तो ये जेनेटिक वेरिएशन ही वो चीज़ है जिसके वजह से ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि इधर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन से ऑफस्प्रिंग आ रहा है। थोड़ा आइडिया लग रहा है? तो चलिए आगे चलते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का उसके लाइफ में 3 फेज जरूर आता है। तो वो कौन कौन सा फेज है? 3 फेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, तो वो कौन कौन सा फेज है? पहला है आपका जुवेनाइल फेज, बताती हूं क्या है। दूसरा आता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा आता है सेनेसेंट फेज। तो क्या है ये? जुवेनाइल क्या है, रिप्रोडक्टिव क्या है और ये सेनेसेंट क्या है? तो बच्चों बता दूं कि आपका जो जुवेनाइल फेज है वो उस फेज को कहते हैं जब आपका रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी नहीं आया होता है। देयर इज नो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो यहां में वो ऑर्गेनिज्म अभी रिप्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं है। तो उसके बाद आता है उसके पास रिप्रोडक्टिव फेज। इसमें क्या होता है, एकदम धर्म धराम रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। समझ में आया? एकदम बढ़िया से हो रहा है। और फिर आता है सेनेसेंट फेज। ये किसी को पसंद नहीं है लेकिन आता ही है, सबको एक ना एक दिन इस फेज में आना ही है। हमें भी आना है, आपको भी आना है। ये फेज क्या है? तो मैं लिख देती हूं, प्रोसेस ऑफ एजिंग ड्यूरिंग इधर लिख दो, दिखेगा, ड्यूरिंग विच द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म डिक्लाइन। आसान सी भाषा में बोलो तो बुढ़ापा है। किसी को पसंद नहीं आता ना बुढ़ापा, लेकिन आता तो है ही। तो ये क्या है? प्रोसेस ऑफ एजिंग। प्रोसेस ऑफ एजिंग है ड्यूरिंग विच द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हम लोगों का नीचे गिर जाता है, डिक्लाइंस। ये हो जाता है सेनेसेंट फेज। तो इसके बाद क्या आना है? डेथ। समझ में आया? तो ये 3 फेज बहुत जरूरी है, मतलब जरूरी क्या, आता ही है, नेचर का नियम है ये। तो ये जो 3 फेज है ना, सब में अलग अलग तरीके का है। हम आज छोड़ दीजिए, हम प्लांट्स की बात करते हैं। क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में ये 3 फेज, वो मतलब एक जैसे पेड़ है तो वो ये तीनों फेज को एक ही साल में कंप्लीट कर देगा। तो कोई प्लांट है जो इस तीनों फेज को कंप्लीट करने में 2 साल लगाएगा, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि ये तीनों फेज को कंप्लीट करने में बहुत साल लगा देंगे। तो आइए देखते हैं, अच्छा से बताती हूँ। 1 मिनट मैं मिटा दूं ना। हाँ, तो वो जो तीनों फेज था, कुछ प्लांट्स जो कि अपने मतलब ये तीनों फेज 1 साल में कंप्लीट कर लेते हैं,
उनको कहते हैं हम एनुअल्स। उसके बाद आता है बाइनियल्स। उसके बाद आता है आपका पेरेनियल। तो एनुअल प्लांट्स वो हैं जो कि वो तीनों फेज जो था, 3 फेजेस को कंप्लीट करते हैं 1 ईयर में। वो तीनों फेज को कंप्लीट करते हैं 1 ईयर में। तो क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल आपका है इसमें राइस, व्हीट एक्सेट्रा। हाँ, समझ में आ रहा है। राइस क्या होता है? एक पर्टिकुलर हम लगा दिए सीजन में, उसके बाद वो उगा, फिर हम उसमें से निकाल लिए, मतलब राइस बन गया, हम मतलब राइस निकल गया, तो उसके बाद क्या हुआ? दोबारा तो हम उसमें से राइस निकाल के नहीं खा सकते ना, क्योंकि वो मर चुका। अब उसका सेनेसेंट फेज भी कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? तो वो होता है आपका एनुअल प्लांट्स। उसके बाद बाइनियल्स वो होता है कि जो कि ये 3 फेज को कंप्लीट करते हैं 2 ईयर्स में। समझ में आया? 2 साल लगता है उनको जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज को कंप्लीट करने में। उसके बाद उनकी डेथ होती है। तो उसके एग्जाम्पल है आपके कैरेट, बीटरूट। समझ आया? उसके बाद आता है आपका पेरेनियल। पेरेनियल में ये तीनों फेज बहुत साल लगाते थे। ये 3 फेज कंप्लीट होने में मेनी ईयर्स लग जाता है। तो उसके एग्जाम्पल्स हैं आपके, कौन है? फलों का राजा कौन है? वो मैंगो, नीम, ये सब। समझ में आ रहा है? तो मतलब इनमें क्या हो रहा है कि ये जो आपका जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज को कंप्लीट करने में ये काफ़ी टाइम लगाता है, बहुत साल लगा देता है। तो ये तीनों फेज आपका मतलब प्लांट 3 कैटेगरी में डिवाइड है, इन तीनों फेजेस के बेसिस पे, मतलब कंप्लीट करने के बेसिस पे। पहला एनुअल जो कि 1 साल में कंप्लीट किया, दूसरा बाइनियल जो कि 2 साल में कंप्लीट किया, जो कि बहुत सारा साल लगा देगा कंप्लीट करने में, उसके हम बोलते हैं पेरेनियल। आई होप आपको समझ में आया। ये आया समझ में? तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ, चलिए चलते हैं। तो देखिए रिप्रोडक्टिव फेज में मेन क्या है? हम लोग तो इधर रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, मेन तो हमें क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव फेज। तो चलिए देखते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज तो ये आपका प्लांट में भी होगा और आपका एनिमल में भी होगा। समझ में आ रहा है? तो प्लांट में रिप्रोडक्शन हो रहा है, कैसे मालूम होता है? उसके फ्लावर की वजह से ना, फ्लावर में ही तो आपका रिप्रोडक्शन चलता है। तो प्लांट में फ्लावर निकलना जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग। समझ में आया? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग। तो पहला आएगा आपका मोनोकार्पिक, दूसरा आता है आपका पॉलीकार्पिक। प्लांट क्या कर रहा है रिप्रोडक्शन के लिए? फ्लावरिंग ना। समझ आ रहा है? उसके बाद एनिमल क्या करता है आपका, मैं आऊंगी उससे अच्छे से समझाऊंगी। एनिमल क्या करता है रिप्रोडक्शन में? ब्रीडिंग करता है, बताऊंगी इसे भी। फिर इसमें भी आता है एक सीजनल, फिर एक कंटिन्यूअस। ये हो गया आपका प्लांट का, वो हो गया आपका एनिमल का। तो अब इसे अच्छे से देखते हैं। तो आपका जो ये मोनोकार्पिक प्लांट्स है, मोनोकार्पिक, ये क्या करते हैं? ये अपने जीवन में, लाइफ साइकिल में, मतलब जिंदगी में एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं।
सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन ऐसा होता है। वो अपने लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं। तो उनका एक कुछ एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में। पहला एग्जाम्पल तो आपका है बैम्बू। बैम्बू क्या करता है कि वो 50 to 100 ईयर्स में एक बार वन टाइम फ्लावरिंग करता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। समझ में आ रहा है? बैम्बू अपने पूरे लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग होगा, उसके ऊपर एक ही बार फूल खिलेगा, और वो भी खिलेगा वो जब 50 से 100 साल के बीच में। उसके बाद फूल खिलने के बाद, मतलब फ्लावरिंग होने के बाद वो मर जाता है। समझ में आया? और फिर आपका इसमें दूसरा एग्जाम्पल है, आपके एनसीईआरटी में दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। हाँ, इसकी कहानी थोड़ी अलग ही है। ये जो प्लांट है ये 12 साल में 12 ईयर्स में एक बार फ्लावरिंग करता है। समझ में आया? ये हर 12 साल मतलब 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करेगा। तो मतलब इस आपके एनसीईआरटी में 2006 का डेटा दिया हुआ है। तो 2006 के बाद वो कब किया होगा? 2018 में। लेकिन अभी तक ऐसा कोई डेटा अभी तक एनसीईआरटी में मिला नहीं है, लेकिन आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। 2006 में किया तो फिर आगे की कब करेगा। समझ में आया? ये आपका साउथ में बहुत होता है ये, मतलब साउथ में ही होता है, साउथ के हिल्स में होता है। आपके तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया। समझ में आ रहा है? ये मोनोकार्पिक प्लांट समझ में आया, जिसमें फ्लावरिंग एक ही बार होती है। समझ में आया? उसके दो एग्जाम्पल है, बैम्बू और स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपको याद करना जरूरी है। उसके बाद आता है आपका पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक में हमेशा उसका अपना फ्लावरिंग होते रहता है। उसका एग्जाम्पल्स क्या होंगे? एग्जाम्पल पॉलीकार्पिक में क्या होंगे? इसमें फ्लावरिंग मतलब होते रहेगा। तो क्या मैंगो लिख दीजिए, मैंगो होता है हमेशा, आपको हर सीजन में आम मिलते रहता है ना। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या? टैमरिंड, मुंह में पानी आ गया होगा बहुत लड़कियों के। इमली सबको पसंद है। समझ में आया? तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपके पॉलीकार्पिक के। आप एक बार एनसीईआरटी भी अच्छे से देख लीजिए। तो ये था प्लांट का। फ्लावरिंग के बेसिस पे ये दो पार्ट में डिवाइड, एक मोनोकार्पिक एक पॉलीकार्पिक। अब आ जाते हैं एनिमल में। एनिमल क्या करता है? एनिमल ब्रीडिंग करता है। ब्रीडिंग मतलब मेटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। समझ में आया? तो एनिमल में भी दो टाइप के ब्रीडर्स होते हैं, एक होते हैं सीजनल और एक होते हैं कंटिन्यूअस। तो सीजनल क्या होगा? सीजनल का मतलब होता है उनका एक पर्टिकुलर सीजन आता है, ब्रीडिंग करने का एक पर्टिकुलर सीजन आता है। और कंटिन्यूअस वो कभी भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, अब इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। जो भी सीजनल ब्रीडर है वो उनका पर्टिकुलर सीजन आता है। तो वो उनके एग्जाम्पल है आपके क्या है? काव और डॉग। बहुत सारे एग्जाम्पल है। बर्ड्स। हाँ, आप ये मत बोलेगा कि बर्ड्स हमेशा, हाँ बोल सकते कि बर्ड्स तो हमेशा अंडा देते रहते हैं, तो वो अलग है, वो उन्हें स्पेशल हार्मोनल इंजेक्शन मिलता है। समझ में आया? लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए उनका एक अपना पर्टिकुलर सीजन होता है। क्या होता है इस सीजन में? उनका जो लेवल है सेक्स हार्मोन का वो काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। मतलब जितने भी ये नॉन प्राइमेट्स हैं और बर्ड्स हैं, इन लोगों का सेक्स हार्मोन बहुत इंक्रीज हो जाता है फीमेल में, बहुत इंक्रीज कर जाता है। तो जनरली ये इनमें जैसे काव हो गया, डॉग हो गया, इन लोग ना मेटिंग करती नहीं है, लेकिन उनका जब पर्टिकुलर कोई सीजन आता है उसे हम हीट पीरियड भी कहते हैं। जब वो हीट में जाती हैं, क्या होता है उनके ब्लड में लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन बहुत बढ़ जाता है। तो वो क्या करती है कि अपने मेल पार्टनर को तभी अलाउ करती है मेटिंग करने के लिए। समझ पा रहे हैं? तब उनका मेटिंग होता है, उनका, इसलिए उनका पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग हो रहा होता है। समझ में आया? लेकिन कंटिन्यूअस ब्रीडर कौन है? हम लोग हैं।
हमारा तो कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है ना कि जनवरी के महीने में या फिर अगस्त के महीने में सब ह्यूमंस के पास बच्चे आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता हम लोग तो कभी भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल आपका होगा ह्यूमंस, मंकीज, समझ में आया, मतलब जितने भी प्राइमेट्स हैं। तो क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, देखिए ह्यूमन फीमेल में क्या होता है, क्या हो रहा है, जैसे आपका 1 साल है, 12 महीने हैं, तो उसमें हर एक महीने में क्या होता है, उनका एग आता है, मतलब एक एग तैयार रहता है फर्टिलाइज करने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वो वेट कर रही होती है, स्पर्म का हो रहा होता है। तो अगर उनको स्पर्म मिल जाता है तो क्या बनता है, जाइगोट, मतलब कि ये एग तो हर महीने आ रहा है ना, यानी कि फीमेल को, मतलब हमारे ह्यूमंस में फीमेल को हर महीने अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रेग्नेंट होने के लिए। आप समझ पा रहे हैं? तो अगर स्पर्म नहीं आया, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो एग एंडोमेट्रियम के साथ यूट्रस से बाहर निकल जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आ रहा है? इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल एक तरह से सिंबल दे रहा है कि वो तैयार है, फीमेल मतलब तैयार थी, अब स्पर्म आया नहीं। आप समझ पा रहे हैं? हर महीने अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो प्रेग्नेंट हो सके, लेकिन इनमें पर्टिकुलर एक सीजन आता है, तो उसे इस साइकिल को हम कहते हैं ओस्ट्रस साइकिल। समझ में आ रहा है? इसमें क्या करती है कि फीमेल जाती है हीट में, हीट पीरियड। आप समझ पा रहे हैं? तो ओस्ट्रस साइकिल पर्टिकुलर उनका सीजन में आएगा, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ में आएगा। आया समझ में? ये था आपका एनिमल का ब्रीडिंग के हिसाब से उनकी कैटेगरी, कुछ होते हैं सीजनल, कुछ होते हैं कंटिन्यूअस। सबका आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ये टॉपिक। तो अब आप थोड़ा देख लीजिए, हाँ, तो अब देखते हैं, अब इवेंट पे आ जाते हैं। अब आपका जो टॉपिक है वो है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इवेंट क्या हो रहा है, कुछ इवेंट होता है तो उसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजर होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना। तो ये जो पार्टिसिपेंट्स है ये हम सब ऑर्गेनिजम्स है, और ये इवेंट का ऑर्गेनाइजर जो है वो हमारा नेचर है। समझ में आया? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकदम धुरम धड़ाम मस्त हो रहा है। तो ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, हमारा नेचर कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, तो देखते हैं नेचर की कलाकारी। देखिए इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आ रहा है, देखिए 3 इवेंट में है, 3 इवेंट में ये डिवाइड है, ठीक है। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद दूसरा है फर्टिलाइजेशन, और थर्ड है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है? मेन काम तो हम लोगों को फर्टिलाइजेशन का करना है ना। तो फर्टिलाइजेशन करने से पहले, ये मेन है, फर्टिलाइजेशन करने से पहले प्री फर्टिलाइजेशन, उसके लिए तैयार करना पड़ेगा कुछ चीज़ें। उसके फर्टिलाइजेशन के बाद का क्या काम है वो भी ज़रूरी है, वो भी देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं पहले प्री फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या ज़रूरत होता है हमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ना, तो वही है फर्टिलाइजेशन। तो उसमें मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज करवाना है, तो उसमें गैमेट्स भी तो चाहिए होंगे ना। तो देखिए गैमेट्स कैसे मिलेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 चीज होता है, एक होता है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफर। पहले तो गैमेटोजेनेसिस है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है, फॉर्मेशन, सॉरी देखिएगा, देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और गैमेट ट्रांसफर। जब गैमेट बन जाएंगे तो उनको ट्रांसफर भी करवाना है, उसमें भी अलग अलग तरीका है। तो पहले देखिए गैमेटोजेनेसिस। तो ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट तो हो गया। तो गैमेट 2 टाइप का होता है, एक होता है मेल गैमेट और दूसरा होता है फीमेल गैमेट। तो
अगर ये मेल फीमेल गैमेट ना एकदम आइडेंटिकल है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसे हम कहेंगे आइसोगैमेट्स। समझ में आ रहा है? हम उसे कहेंगे आइसोगैमेट्स। तो उसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है, क्या है? क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा उसका एग्जाम्पल है। और जब ये गैमेट्स आपस में नहीं, आइडेंटिकल नहीं है, देखने में अलग अलग है, हम पहचान पा रहे हैं कि ये दोनों देखने में अलग है, तो उन्हें हम कहेंगे एनाइसोगैमेट्स। समझ में आया? तो उसका एक एग्जाम्पल हो गया फ्यूकस। दूसरा सबसे कॉमन सा एग्जाम्पल हम ह्यूमंस का गैमेट देख लीजिए। ह्यूमन में मेल गैमेट कैसा होता है? ऐसा स्पर्म होता है ना, और फीमेल गैमेट ऐसा ओवम। तो ये दोनों गैमेट ही है, लेकिन दोनों में दिखने में पूरा फर्क पता चल रहा है ना आप सबको? समझ में आया? तो ये हो गया आपका एनाइसोगैमेट का एग्जाम्पल, ह्यूमन भी हो गया। समझ में आया? तो उसके बाद अब देखना है सेक्सुअलिटी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेक्सुअलिटी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, तो हम फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन को बाद में पढ़ेंगे, यहाँ में मैं थोड़े अच्छे से बताना चाहूंगी इस टॉपिक को, तो आइए थोड़ा ध्यान दीजिए। तो देखिए क्या हो रहा है। क्या होता है कि आपके ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं ना, या तो मतलब जितने भी हो, चलिए देखिए। हाँ, आपके ऑर्गेनिज्म है, तो अगर वो हैप्लॉइड है, मतलब उनका सेट ऑफ क्रोमोसोम n है, यहां में मैं करके अच्छे से बता रही हूं, एक मिनट अच्छे से ही बताती हूं। सेक्सुअलिटी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो जैसे देखिए, आपका कोई ऑर्गेनिज्म है, हैप्लॉइड पेरेंट है, हाँ मतलब हैप्लॉइड पेरेंट है, यानी कि एन वाले, ये मेल है, ये फीमेल है। समझ में आया? तो अगर इन लोगों को अपना गैमेट जो बनाएंगे वो बनाएंगे माइटोसिस से, क्योंकि इसमें मियोसिस तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर इसमें मियोसिस हो जाएगा तो n/2 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, n/2 थोड़ी ना हो पाएगा। तो ये अपना गैमेट बनाएंगे माइटोसिस से, तो इसमें भी n निकलेगा, इसमें भी n निकलेगा। तो अगर ये दोनों फ्यूज हो गए तो जाइगोट कैसा बना? 2n बना जाइगोट। लेकिन अब देखिए, अब अगर किसी ने क्लास 11 में सेल चैप्टर, मतलब वो सेल डिवीजन वाला चैप्टर को अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है ना, तो बहुत पिटाई लगेगी, बता रहे। समझ में आया? इसमें कंफ्यूजन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छे से पढ़ के आइएगा, उसको अच्छे से एकदम क्लियर कीजिए। हम बहुत चिल्ला के उसको पढ़ाए थे, बहुत अच्छे से टाइम देकर पढ़ाए थे, क्योंकि वो आपका हमेशा काम देने वाला चीज है। तो थोड़ी इधर देखिए, अगर ये 2n बन जाएगा, ये जाइगोट, तो ये तो अपने पेरेंट जैसा नहीं हुआ, मतलब कि पेरेंट n है और बच्चा 2n कैसे हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग 2n कैसे हो जाएगा? तो ये फट से क्या करेगा? जाइगोटिक मियोसिस। समझ में आया? फट से जाइगोटिक मियोसिस करेगा और फिर बन जाएगा n। समझ में आया? तो ऐसे करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा आपका हैप्लॉइड में, तो उसमें जो गैमेट फॉर्मेशन होगा वो बनता है माइटोसिस से। समझ में आया? ये हुआ आपका हैप्लॉइड में, यानी कि मैं इधर लिख दूं कि हैप्लॉइड में आपका गैमेट फॉर्मेशन होता है माइटोसिस से, और डिप्लॉइड में, आइए देखते हैं डिप्लॉइड में कैसे होगा। तो हैप्लॉइड का तो समझ में आया ना, माइटोसिस से होगा, फ्यूजन भी होगा, लेकिन फट से वो जाइगोट चला जाएगा जाइगोटिक मियोसिस में, जाके फिर वो n बन जाएगा। समझ में आया? तो अब तो देखते हैं डिप्लॉइड में कैसा होता है। तो डिप्लॉइड क्या? 2n ना। तो ये जब गैमेट फॉर्मेशन ये करेंगे, तो ये करेंगे मियोसिस से। मियोसिस एकदम, माइटोसिस मियोसिस का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके आइएगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर कंफ्यूजन होगा। हाँ, माइटोसिस क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। एकदम गांठ बांध लीजिए।
हाँ तो देखिए मियोसिस हुआ तो ये मियोसिस से फिर क्या N हो जाएगा, फिर ये भी N हो जाएगा, फिर ये फ्यूजन होगा और बनेगा 2N। तो इधर सेक्सुअलिटी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। हाँ तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कैसा हुआ, गैमेट फॉर्मेशन कैसे आया, कैसे हुआ, मियोसिस होकर, मियोसिस हुआ इसमें, तो इधर गैमेट फॉर्मेशन होता है आपका मियोसिस से। समझ में आया आप सबको? आई होप आपको ये चीज समझ में आया हो, इसमें एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए अब हमें पढ़ना है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। आइए इसको भी हम देखते हैं अच्छे से। हम हर ऑर्गेनिज्म का भी सेक्सुअलिटी देखेंगे। तो जैसे देखिए पहले हम देखते हैं एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनका देखते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो प्लांट होता है या तो होमोथैलिक होता है या तो हेट्रोथैलिक होता है। होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। तो ये क्या है, हम पढ़ के आ गए, एक मिनट, सेक्सुअलिटी ना, सेक्सुअलिटी किसमें, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स में। तो इसमें क्या होमोथैलिक होगा या तो हेटेरोथैलिक होगा, मतलब थैलस। होमोथैलिक का मतलब जब मेल और फीमेल दोनों एक ही थैलाई में प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे होमोथैलिक। समझ में आ रहा है? तो उसका एग्जाम्पल आपका है एनसीईआरटी में चारा। चारा है, समझ में आया? तो उसमें क्या होता है आपका, इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही थैलाई में प्रेजेंट है। तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का आपका नाम है एंथ्रेडियम, ये है आपका मेल, और फिर ऊगोनियम, ये आपकी फीमेल। समझ में आया? उसके बाद से हेटेरोथैलिक वो है जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग थैलाई है, मतलब मेल थैलाई अलग है, फीमेल का अलग है। समझ में आ रहा है? तो इसका एग्जाम्पल है आपके बुक में मार्केंशिया। तो इसमें आपका जो ये मेल थैलाई है उसका नाम है एंथ्रेडियोफोर, और आपका फीमेल जो है उसको कहते हैं हम आर्किगोनियोफोर। समझ में आया? हेटेरोथैलिक का एग्जांपल आपका मार्केंशिया, उसमें एक मिनट, मेल थैलाई को हम कहेंगे एंथ्रेडियोफोर और फीमेल को कहेंगे आर्किगोनियोफोर। आई होप आपको समझ में आया हो। ये मतलब मेल सेक्स ऑर्गन आपको समझ, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको इसमें का समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब हम चलते हैं एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म का सेक्सुअलिटी देखते हैं। सेक्सुअलिटी इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, प्लांट दो टाइप का होता है, एक होता है आपका मोनोसियस, एक होता है डायोसियस। दूसरा होता है डायोसियस। मोनोसियस का आपका एग्जाम्पल है कुकुरबिट और कोकोनट। इसमें क्या होता है आपके मोनोसियस में क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में प्रेजेंट है। जैसे ये कोकोनट है,
इधर में मेल भी प्रेजेंट है, मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, और एक तरफ फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है। समझ में आया? तो इसलिए इसे हम कहेंगे मोनोशियस। समझ में आ रहा है? उसके बाद डायोसियस होता है, जिसका मेल प्लांट ही अलग है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। तो वो क्या, इसका एग्जाम्पल है आपका पापाया। तो इसमें क्या होता है, आप देखे होंगे पपीते का पेड़ देखे हैं, कुछ कुछ पेड़ में आपको दिखता होगा कि बिल्कुल भी पपीता नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो सब मेल वो पापाया प्लांट है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जब भी पपीता का मतलब पपाया का जब हम लोग लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं, तो उसमें हमेशा ये कोशिश रहता है कि मेल और फीमेल ट्री जो है, मतलब प्लांट जो है, साथ साथ लगाया जाए। समझ में आ रहा है? तो ये डायोसियस अलग अलग है, इधर मेल प्लांट ही अलग है, फीमेल प्लांट ही अलग है। समझ में आ रहा है? ये डेट पाम भी इसका एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आपको समझ में आया मोनोशियस और डायोसियस? बोलिए। हाँ, उसके बाद आता है आपका, देखते हैं हम एनिमल्स में क्या होता है। एनिमल्स भी आपके इसी दो प्रकार के होते हैं। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। हाँ, तो आपका यूनिसेक्सुअल वो हो गया जो सिंगल सेक्स बियर कर रहा है, मतलब कि या तो मेल है या तो फीमेल है। समझ में आ रहा है? तो वो कौन है? एग्जाम्पल है आपके ह्यूमंस, कॉकरोच। समझ में आया? और बाइसेक्सुअल वो है जो कि मेल फीमेल ऑर्गन दोनों बियर कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल है आपका अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, लीच। समझ में आ रहा है ये? तो ये सेक्सुअलिटी, सॉरी एंजियोस्पर्म नहीं, हाँ एनिमल्स, ठीक है ना? ये तो गड़बड़ कर दिया। हाँ, एंजियोस्पर्म तो पहले करवा चुके ना। हाँ, ये था एनिमल्स का। एनिमल्स में यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। समझ में आया आप सबको? तो ये था आपका सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, हमने सबका देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे गैमेट ट्रांसफर। देखिए, जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, इन लोअर ऑर्गेनिज्म गैमेट ट्रांसफर होता है आपके वाटर से। तो उसका एग्जांपल है, आप देख लीजिए, मतलब जितने भी ये आपके ब्रायोफाइट्स हैं ना, एल्गी, ये सब, इन सब का कहाँ से हो रहा है गैमेट ट्रांसफर? ये सब हो रहा है वाटर के थ्रू। और आपका फ्रॉग का तो आप जानते ही हैं, उनका भी वाटर में ही होता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद से और कुछ प्लांट्स है जिनका गैमेट ट्रांसफर आपका होता है बहुत सारे एजेंट्स के वजह से। तो वो हम नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें हम बहुत अच्छे से उसको पढ़ने वाले। बहुत सारे एजेंट है, इंसेक्ट भी है, विंड भी है, वाटर, मतलब बहुत सारे एजेंट होंगे। तो गैमेट ट्रांसफर को हम अभी इधर इतना डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि उसको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो आगे आप चलते हैं। अब हम आते हैं फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन पे आ जाते हैं। फर्टिलाइजेशन, इसको सिनगेमी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें फ्यूजन हो रहा है ना। फ्यूजन होकर क्या बन रहा है? जाइगोट बन रहा है फर्टिलाइजेशन में। मतलब कुल मिला के फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है। तो आपका फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, एक एक्सोगेमी, दूसरा एंडोगेमी। एक्सोगेमी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। वो कैसे? जैसे कि आप फ्रॉग में देख सकते हैं, फ्रॉग है कैसे बन, एक मिनट में बना रही हूँ, हाँ, हंसीएगा नहीं कोई।
ऐसा ही कुछ होता है ना पता नहीं क्या बन गया। जैसे ये फ्रॉग है ना, ये फ्रॉग फीमेल फ्रॉग है, वो एग दी वाटर में, समझ में आया। सेम कहीं से मेल फ्रॉग आया, आपका मेल फ्रॉग आया, उसने स्पर्म छोड़ा, तो ये फ्यूज हुए, ये वाटर में हुआ फ्यूज, फर्टिलाइजेशन, समझ में आ रहा है। तो ये क्या बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ ना, तो इसे हम कहते हैं एक्सोगेमी, समझ में आ रहा है। फिर दूसरा आता है एंडोगेमी, एग्जाम्पल ह्यूमंस, यहाँ फर्टिलाइजेशन का होता है बॉडी के अंदर, समझ में आ रहा है आप सबको, आ रहा है ना। तो आगे चलते हैं, आगे आपका आता है एक अलग तरीके का फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोजेनेसिस। थोड़ा इसको हम देखते हैं, आई मीन फर्टिलाइजेशन नहीं है, रुकिए हम बताते हैं क्या है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी आने वाला है आपका, पार्थिनोजेनेसिस। आपका पार्थिनोजेनेसिस, नेचर बहुत ही खूबसूरत है हमारा, अजीब अजीब से काम होते रहते हैं, कारनामे होते रहते हैं, तो उसमें से पार्थिनोजेनेसिस भी कुछ वही है। ये क्या है पार्थिनोजेनेसिस? ये है डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये कैसे हो गया, होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसका एग्जाम्पल कुछ हमारे इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, आपके एग्जाम्पल में बुक में दिया हुआ है टर्की बर्ड, तो ये सब है। मतलब एक मिनट, कुछ इंसेक्ट आपके बर्ड में आपका टर्की, समझ में आ रहा है, रेप्टाइल्स, सम रेप्टाइल्स, तो ये कुछ पार्थिनोजेनेसिस होता है। और एक एग्जांपल है जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है, मेल हनी बी, मेल बी मतलब ड्रोन, उसे ड्रोन कहते हैं। इसे हमें थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना होगा, आइए देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं उसको। टॉपिक आपका ये थोड़ा एनसीईआरटी में डिटेल में है, तो इसका टॉपिक आपका होगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। इसका तो रिप्रोडक्शन एकदम धूम एकदम ऐसे धूम होता है कि क्या बताएंगे, दिमाग ही घूम जाता है। थोड़ा ये देखिए क्या होता है कि हनी बी में ना उनका जो परिवार है, उनका जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है, कुछ इस टाइप से होता है ना। अरे एक घर बना दे रही हूँ मधुमक्खी का। हाँ ये ट्री है, अभी हंसीएगा मत, जल्दी में बना रही हूँ। हाँ उसमें ये एक मधुमक्खी का घर है, ठीक है। तो इसमें ना जो परिवार रहते हैं उनसे थोड़ा मिलते हैं, कौन कौन रहता है। एक तो रहता है इसमें मेल भी, मेल को अच्छे से नहीं बनाऊंगी, सुस्त बैठा रहता है, कुछ काम का नहीं होता है, चुपचाप बैठा रहता है, सुस्त, कोई काम नहीं करता है। ये मेल सारे ऐसे ही हैं इस कैटेगरी में। कोई मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन यहाँ सब ऐसे ही, मैं क्या करूँ, गुस्से ही आ जाता है। हाँ मेल सारे ऐसे सुस्त बैठे रहते, कोई काम नहीं करते हैं, बस खाते पीते हैं, समझ में आया, और सोते हैं। उसके बाद इनमें से एक होती है आपकी क्वीन बी, नाम के लिए क्वीन है, सारा काम तो इसे ही करना है, मतलब सारा काम नहीं, मैं बताती हूँ, कहानी बताती हूँ। ये होती क्वीन बी लग रहा नहीं, तितली लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, भी काम चला लीजिए, इसे ताज पहना देती हूँ ना, क्वीन बी। हाँ ये क्वीन बी है आपकी, हाँ समझ में आया। फिर होती है आपकी
क्या बन रहा है। फिर होती है आपकी, ऐसे देख लीजिए, वर्कर बीज, जो एकदम दिन भर काम करते रहती है और एकदम गुस्से में रहती है। मधुमक्खी के आसपास, छत्ते के आसपास जो घूम रही होती है ना, वो सब वर्कर बी होती है। हमेशा गुस्से में रहती है क्योंकि हमेशा वो काम करती है। ये सारा जो घर चलाना है सब इनके ऊपर जिम्मेदारी होता है। तो जो लोग हमेशा काम करते हैं इसलिए तो हमेशा गुस्से में होते हैं ना। और ये होती स्टेराइल, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये जितने भी वर्कर्स भी हैं, तो इनके परिवार में 3 टाइप का हो गया लोग। एक तो हो गया आपका वर्कर बी, जो एकदम गुस्से में हमेशा रहती है, सामने जो तो काट लेंगी। दूसरा होता है ड्रोन, मेल बी। थर्ड होती है आपकी क्वीन बी। हाँ, समझ में आया। तो ये जो वर्कर भी है और क्वीन भी है, ये होती है डिप्लॉयड टू एन। और ड्रोन जो होता है आपका हैप्लॉयड, सिर्फ एन होता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए कहानी कैसे होगा। तो ये वर्कर भी तो सब काम, मतलब नेक्टर वगैरह लेके आना, जो भी है सब यही करती हैं। सब इनका खाना पिलाना, इनका सब देख रेख ये वर्कर भी कर रही है। उनमें से सिर्फ एक होती है क्वीन। समझ में आया। तो वो नाम की क्वीन है। अब उसका काम तो, बेचारी का काम से बच्चे पैदा करना है और कोई काम है नहीं। तो क्वीन, हाँ चलो क्वीन बोल देते थोड़ी इज्जत देने के लिए। तो ये एक जब अपना पहला फ्लाइट लेती है, जब पहला उड़ान लेती है, ये उड़ती है, लेकिन उड़ती है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। देखते हैं, अब थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ते हैं। जब ये पहला उड़ान लेती है, ये पहला उड़ान ली, हाँ देखिए ये पहला उड़ान ली, तो इस उड़ान को हम कहेंगे नप्चुअल फ्लाइट। आम भाषा में उसको बोलते हैं मैरिज फ्लाइट। समझ में आया। तो इसके पीछे पीछे जितने भी ड्रोन्स हैं ना, वो सब इसके पीछे पीछे भागेंगे। समझ में आया। और ये इनके साथ, क्वीन बी के साथ मेटिंग करेंगे। इनके बीच में अब मेटिंग होगा। समझ में आया। तो अब देखिएगा, क्वीन बी है, वो अपना गैमेट देगी, बनाएगी। तो गैमेट फॉर्मेशन वो करेगी मियोसिस से। तो उसका गैमेट्स क्या, एन होगा। और आपका ड्रोन जो है माइटोसिस से गैमेट बनाएगा, तो उसका भी एन होगा। समझ में आया। तो ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ, ये एक मिनट, हाँ एन, ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ 2n हुआ। समझ में आया। और हाँ, थोड़े मज़े की बात यह है कि फर्टिलाइजेशन करने के मतलब मेटिंग करने के बाद, आफ्टर मेटिंग, जितने भी ये ड्रोन है ना, सब मरते जाएंगे। हाँ ऐसा ही होता है। तो ये जितने भी ड्रोन है सब मर जाते हैं वो मेटिंग करने के बाद। और जो फर्टिलाइजेशन हुआ इसके एग्स अंदर में, तो जो भी 2n वाला आपका जाइगोट बना, वो सब बनेंगी फीमेल। वो सब बनेंगी फीमेल। तो फीमेल में मतलब वर्कर भी ही ज़्यादातर बनती है, अब कोई एक बनेगी क्वीन भी। समझ में आया। तो वो वर्कर ऐसा कह सकते हैं कि जितनी भी फीमेल है वो सब बनती है फर्टिलाइजेशन से। तो वो सब बनती है या तो वर्कर भी, या तो कोई एक उनमें से बन जाएगी क्वीन भी। उसका कहानी अलग है, वो स्पेशल नेक्टर उनको मिलता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। हाँ, तो ये तो सब बन गई फीमेल। तो मेल कैसे बनेंगे? मेल भी बनते हैं। मैं इसको थोड़ा मिटा के अच्छे से सिंपल वे में समझा देती हूँ, साइड में समझा देती हूँ। हाँ, आपका क्वीन बी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है आपका 32। समझ में? हाँ, तो मैं कह रही थी, हाँ ये आपका जो फीमेल होती है मतलब ये क्वीन बी होती है, इनका टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है इनमें 32। समझ में आया? ये क्वीन, ताज पहना दूँ? हाँ, क्वीन अच्छी लग रही है। हाँ, और आपके जो मेल होते हैं उनमें क्रोमोसोम होता है आपका 16। समझ में आया? तो ये मियोसिस करके फिर आपका क्रोमोसोम मतलब ये गैमेट्स बनाएंगी 16 वाला हैप्लॉइड गैमेट, और ये फिर माइटोसिस करेंगे
तो उससे भी इनका गैमेट निकलेगा, हैप्लॉइड ही गैमेट निकलेगा। तो ये जब फ्यूज़न होगा तो ये होगा 32। तो ये जो आपका डिप्लॉयड बना, ये 2n बना, डिप्लॉयड बना, तो ये सब बनेगी फीमेल, ये सब बनेंगी फीमेल। तो इसी में से वर्कर भी, क्वीन भी, जिसको मतलब बनती है। समझ में आ रहा है? तो अगर जो ये तो ऐसा तो नहीं होता कि उड़ान की और सारे मतलब ड्रोन गए तो सबके सब एक फर्टिलाइज्ड ही होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो कुछ एक अनफर्टिलाइज्ड एग रह जाते हैं, तो वही अनफर्टिलाइज्ड एग बाद में डेवलप होकर बनते हैं ड्रोन्स। आ रहा है समझ में? वही बनते हैं आपके ड्रोन्स। सबको समझ में आया ये चीज़? जितने भी अनफर्टिलाइज्ड एग हैं वही बनते हैं आपके ड्रोन्स, बनेंगे आपके ड्रोन ही बनेंगे। आ रहा है समझ में? तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। हम ऐसा कह सकते हैं कि इन ड्रोन्स का कोई फादर नहीं होता है, ना ही इनका कोई सन होगा। दे हैव नो फादर, नो सन, but they have grandfather and they may have grandson। समझ में आ रहा है? मतलब ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए, इनका ग्रैंडफादर होगा। हाँ, कैसे होगा? कैसे होगा कि ये जो ड्रोन बना ये तो अनफर्टिलाइज्ड एग से ही आया, समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो क्वीन बी थी ये तो फर्टिलाइजेशन से आई है ना, ये तो फर्टिलाइजेशन से आई है, तो इसके नाना जी तो होंगे ना। आसान से भाषा में बोलूं तो इस ड्रोन के नाना जी होंगे, लेकिन इनका बेटा नहीं होगा। लेकिन जब ये फिर फ्यूजन करके जब क्वीन भी बना लेंगे तब हो सकता है कि इनका भी अपना नाती आ जाए। होगा, एक बार पढ़ के देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि ये पार्थिनोजेनेसिस आपको समझ में आया है। तो बस एक छोटा सा टॉपिक, हाँ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, बस उसको अब खत्म ही करते हैं। आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो पोस्ट, एक मिनट, हाँ, आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जाइगोट बनेगा और उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। आइए थोड़ा देखते हैं उसे। तो आपका थोड़ा देख लीजिए, हमें ऐसे ही बता देंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो देखिए, इन लोअर ऑर्गेनिजम्स जाइगोट डेवलप ए थिक वॉल रेजिस्टेंट टू डेजिकेशन। आपका जो भी ये लोअर ऑर्गेनिज्म है उसमें जो जाइगोट होगा, जाइगोट बनेगा, वो अपने ऊपर एक थिक वॉल बना लेगा। क्यों बनाएगा? वो डेजिकेशन से और कोई भी इंजुरी से बचने के लिए। डेजिकेशन क्या होता है? डेजिकेशन लॉस ऑफ वाटर से बचने के लिए, ताकि ये मतलब इसको कोई इंजुरी ना हो। समझ में आ रहा है? उसके बाद से आपका एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस आपका ये इन्वॉल्व करता है दो चीज, दो मतलब इसमें आपका सेल डिवीजन होता है, बता रही हूँ अच्छे से, सेल डिवीजन। दूसरा होता है आपका सेल डिफरेंशिएशन। हाँ, तो देखिए जाइगोट क्या होता है? जाइगोट सिंगल सेल होता है ना, जाइगोट तो सिंगल सेल ही होता है। तो आप सोचिए, हम लोग भी तो एक टाइम पे जाइगोट थे ना, एक सिंगल सेल। सिंगल सेल से हमारा हाथ, पाँव, मुंह, नाक, आँख, पता नहीं क्या क्या बन गया, धूम धड़ाम। कैसे बन गया? वो बना सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करते गया। लेकिन उसके पर्टिकुलर सेल का काम ये है, वो कैसे होता है? वो होता है सेल डिफरेंशिएशन से। मतलब कि सेल, ग्रुप ऑफ सेल क्या बना? टिश्यू। तो जैसे कि मेरा कार्डियक टिश्यू अलग है ना,
समझ में आ रहा है? वो उसका काम अलग है, स्किन एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू अलग है, समझ में आ रहा है? तो वो हो गया आपका सेल डिफरेंशिएशन। आ रहा है सबको समझ में? तो ये होता है एम्ब्रियोजेनेसिस में दो चीज होता है, एक होता है सेल डिवीजन, दूसरा होता है सेल डिफरेंशिएशन। तो आपका एम्ब्रियो के मतलब आपके ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस एनिमल दो टाइप का होता है, एक होता है ओविपेरस, एक होता है विविपेरस। हाँ, ओविपेरस, ओवी मतलब ओवा से याद कीजिए, ओविपेरस ना, ये वो एनिमल्स है जो कि एग ले करते हैं, ये एग देते हैं, समझ में आया? फर्टिलाइज्ड एग, जैसे आपका हेन बर्ड्स ये सब हो गया ना, मतलब जो भी, तो ये सब हो गए आपके ओविपेरस। और विविपेरस कौन है? मैमल्स ना, ये तो एग नहीं देते, ये तो सीधा यंग वन प्रोड्यूस करता है, समझ में आ रहा है? तो ये था आपका ये ओविपेरस और विविपेरस, इसको एकदम क्लियर रखिए। ओवी मीन्स ओवा, ओवा मीन्स एग, तो जो लोग एग देते हैं वो आ गए ओविपेरस में, समझ में आया? तो यही था आपका इस चैप्टर में। अगर कुछ टॉपिक बच गया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कुछ प्लांट से रिलेटेड अगर कुछ छूटा है तो आप चिंता मत कीजिए, उसे हम दूसरे क्लास में, क्योंकि दूसरा क्लास आपका पूरा प्लांट में एकदम डिटेल में पढ़ना है, फ्लावरिंग प्लांट को, तो उसमें हम अच्छे से पढ़ लेंगे, वो मैंने जानबूझ के लिए छोड़ा है। तो अगर इसमें से आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, और घर पे रहें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।